डॉक्टर नीलम जुनेजा सहचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री कानपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट सेकंड विषय इतिहास पेपर सेकंड के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल की सभ्यताओं में कालीबंगा की सभ्यता के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। कालीबंगा की सभ्यता ये प्रागैतिहासिक काल की एक बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में इसका महत्व जो है माना जाता है। कालीबंगा की सभ्यता ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पास जो पीलीबंगा नामक तहसील है उसमें ये सभ्यता जो है ये स्थित है। और कालीबंगा की सभ्यता जो है ये एक छोटे से नगर के रूप में बसी हुई सभ्यता थी। यहाँ पर एक पुराना दुर्ग भी जो है मिला है और ये सभ्यता प्राचीन द्वादशी और सरस्वती नदी जिसे वर्तमान समय में खगर नदी जो है माना जाता है उसके किनारे पर यह सभ्यता जो थी स्थित थी। और उसके अवशेषों से ये पता चलता है कि अति प्राचीन काल में यहाँ पर एक सुंदर सभ्यता जो थी पल्वित और पुष्पित हुई। और ये कालीबंगा की सभ्यता जो है इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई भी लिपिबद्ध इतिहास नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारी के जो साधन हैं उसके अंतर्गत खुदाई से मिले अवशेष हैं और उन अवशेषों के आधार पर अलग अलग पक्षों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम कालीबंगा की सभ्यता जो है उसके समय के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। कालीबंगा की सभ्यता जो है इसका समय क्या था, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विचार जो हैं दिए हैं, लेकिन उसमें विशेषकर कुछ इतिहासकारों का तो ये मानना है कि ये कालीबंगा की सभ्यता जो थी ये 4000 ईसा पूर्व जो थी मानी जाती है और कुछ इतिहासकार इसका समय 3000 ईसा पूर्व जो है मानते हैं। अर्थात ये कहा जाता है कि यह सभ्यता जो थी आज से 5-6 हज़ार वर्ष पहले ये सभ्यता हमारे यहाँ पर पल्वित या पुष्पित जो थी हुई। अब हम इसकी खोज की बात करते हैं कि कालीबंगा की सभ्यता जो थी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इसके बारे में किसी को भी लेश मात्र जानकारी नहीं थी और ये सभ्यता जो थी धरती के नीचे खंडहरों के नीचे जो थी दबी हुई थी। और सन 1953 के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहते हैं कि पुरातत्व विभाग के अधिकारी श्री ए घोष के द्वारा इसके अनुसंधान का कार्य जो था किया गया और इसके बाद इसके अनुसंधान का कार्य लगातार चलता रहा। 1961 से लेकर 69 के दौरान इसका कार्य बीबी लाल, वी.के. थापर, बी.डी. खरे और के.एम. श्रीवास्तव और एस.पी. श्रीवास्तव के निर्देशन में किया गया और जिसके अंतर्गत प्राचीन कालीबंगा की जो सभ्यता थी उसके बारे में जानकारी जो थी मिली। और इस सभ्यता के अंतर्गत जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष जो हैं कालीबंगा के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इसके साथ साथ अमरी और कोटतजी नामक स्थान जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में हैं उससे संबंधित इसके अंतर्गत अवशेष जो हैं प्राप्त हुए हैं। इसकी खुदाई के लिए 2 टीलों को जो था चुना गया। एक टीला जो है ये तो बड़े टीले के रूप में था और छोटा जो था उससे कम ऊंचाई पर था। इसके नीचे से इस सभ्यता का जब खोज की गई, अनुसंधान किया गया तो इसके बारे में जानकारी जो है मिली। और इस सभ्यता के इतिहास में कालीबंगा की सभ्यता कहा जाता है और इसका नाम कालीबंगा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर अधिकांशतः जो है काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं और काले रंग की चूड़ियाँ मिलने के कारण इसे कालीबंगा जो है कहा जाता है। क्योंकि बंगा ये पंजाबी का शब्द है और बंगा जो है इसका अर्थ चूड़ी होता है और काली रंग की चूड़ियों के मिलने के कारण इसको कालीबंगा जो है कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कालीबंगा की स्थिति के बारे में। कालीबंगा जो है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ये कालीबंगा हनुमानगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बीकानेर और हनुमानगढ़ में आने वाले मार्ग के बीच में पीलीबंगा से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है क्षेत्र बसा हुआ है। और ये कालीबंगा जो क्षेत्र है यहाँ पर हमें हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उससे पहले के और कुछ उसके बाद के अवशेष जो हैं मिले हैं और इसकी खुदाई से मिले जो अवशेष हैं उसमें बहुत सी सामग्री जो है कालीबंगा में एक संग्रहालय बनाया गया है जिसका निर्माण 1983 में करवाया गया और वहाँ पर जो खुदाई से मिली सामग्री है उसको प्रमाण के तौर पर उस संग्रहालय के अंतर्गत जो है रखा गया है।
अब हम बात करते हैं कालीबंगा की सभ्यता की। कालीबंगा की जहाँ तक सभ्यता की बात आती है, उसमें हम विशेषताओं के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि कालीबंगा की जो सभ्यता थी, इसकी खुदाई से मिली वस्तुओं में जो विशेषताएं मिलती हैं, उसमें सबसे पहली विशेषता ये है कि कालीबंगा में जो 2 टिब्बे की खुदाई की गई है, उन दोनों टिब्बों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह सुरक्षित दीवार से घिरे हुए यानी 2 टीले जो हैं मिले हैं। वो दुर्ग के प्रमाण जो है माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो कालीबंगा के लोग थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने इस नगर के दोनों ओर या चारों ओर उन्होंने सुरक्षित दीवार जो थी बना रखी थी। और ये भी माना जाता है कि जो कालीबंगा की सभ्यता थी, इसे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह यानी कि भारत के अंतर्गत एक बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता मानते हुए इसको सैंथल सभ्यता की तीसरी राजधानी जो है ये भी माना जाता है। और इसके अंतर्गत जो हमें दुर्ग के अवशेष मिले हैं, वो मजबूत दीवारों के बने हुए हैं और उसके प्रवेश करने के लिए उत्तर की ओर इसका मार्ग जो है बना हुआ है। और इस दुर्ग के अंतर्गत रहने के लिए कुछ विशेष स्थान भी बने हुए हैं, जिससे ये पता लगता है कि कालीबंगा के लोग जो थे वो सुरक्षा के उपायों के बारे में जानते थे। इसलिए नगर की सुरक्षा के लिए उन्होंने इस किले का निर्माण जो था कर रखा था। हम इस दुर्ग के बाद हम उस समय की नगर निर्माण योजना की बात कर रहे हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तरह कालीबंगा के लोग जो थे, उन्होंने भी नगर निर्माण के लिए बड़ी सुंदर नगर निर्माण योजना का निर्माण जो था कर रखा था। कालीबंगा में जो मकान के दरवाजे, चौड़ी सड़कें, कुएं, नालियाँ और उस समय की जो सफाई व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था इत्यादि मिलती है, इसके बारे में जानकारी जो है मिलती है। कालीबंगा के अंतर्गत जहाँ तक वहाँ पर नगर के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, उनमें लोगों के रहने के जो मकान मिले हैं, उन मकानों की विशेषता ये है कि वो मकान चाहे कच्ची ईंटों के हैं या पक्की ईंटों के बने हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर प्लास्टर किया हुआ है और मकानों में 4-5 कमरे, आंगन और रसोई घर इत्यादि जो है बना हुआ है। और कहते हैं कमरों के अंतर्गत जो फर्श है और या घरों के जो फर्श हैं, उन्हें चिकनी मिट्टी से जो है लिपा गया है। और इसके साथ साथ कुछ मकान ऐसे भी हैं जो 2 मंजिला हैं और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी जो हैं बनी हुई हैं। और जहाँ तक नालियों की बात आती है, जल की निकासी के लिए घरों से पानी को निकालने के लिए घर के बाहर कहते हैं कि गहरे खड्डे बने हुए हैं और उनके अंदर गोलाकार भांड जो हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और उनमें सुराख जो हैं बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि घर का जो पानी था वो उन मिट्टी के भांड में जाता था और जो ज़मीन जो थी उसे सोख लेती थी और इस तरह लोग पानी की निकासी जो थे करते थे। और इससे उस समय की सफाई व्यवस्था के बारे में भी जानकारी जो है मिलती है। जहाँ तक छतों की बात आती है, छतें जो थी लकड़ी की बल्लियों की बनी होती थी और उन्हें मिट्टी से जो था ऊपर से लिपा जाता था। और वहाँ की सड़कें जो थी चौड़ी हुआ करती थी। सफाई का वो लोग विशेष ध्यान जो थे रखते थे। और जल की प्राप्ति के लिए उस समय कुएं बने होते थे। और ये भी कहते कि कुछ भवन वहाँ पर पक्की ईंटों के भी जो हैं बने हैं। विशेषकर नालियाँ, कुएं और स्नानागृह इत्यादि जो होते थे वो पक्की ईंटों से जो थे बनाए जाते थे। और घरों के अंतर्गत एक विशेष बात ये भी देखने को मिलती है कि घरों में भोजन बनाने के लिए चूल्हे भी मिले हैं। उनमें 2 तरह के चूल्हों के प्रमाण मिलते हैं। कुछ चूल्हे तो ऐसे जो ज़मीन के कुछ अंदर हैं और कुछ चूल्हे ऐसे हैं जो ज़मीन के ऊपर हैं। जो चूल्हे ज़मीन के अंदर बने हुए हैं, उन चूल्हों में ईंधन को डालने और धुएं को निकालने के लिए कुछ विशेष छेद भी जो हैं बने हुए हैं। और जो चूल्हे ज़मीन से ऊपर हैं वो वर्तमान तंदूर के समान देखने को जो हैं मिलते हैं। और इस प्रकार कालीबंगा में यानी कि उस समय की नगर निर्माण योजना इत्यादि के बारे में जानकारी जो है मिलती है। हम कृषि कार्य संबंधी प्रमाणों के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं कि कालीबंगा के लोग जो थे वो खेती बाड़ी के बारे में जानते थे। कृषि उनका विशेष व्यवसाय था और जीविका उपार्जन के साधन के रूप में बहुत से लोगों ने खेती को
अपना व्यवसाय जो था बना रखा था। और विशेष कारण ये भी माना जाता है कि ये सभ्यता एक नदी घाटी की सभ्यता थी। वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, लोग खेती बाड़ी पर विशेष ध्यान देते थे और उस समय तरह तरह की खेती जो थी की जाती थी। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये क्षेत्र बहुत धान्यक क्षेत्र माना जाता था और यहाँ पर विशेषकर फसल यानी खेत जो मिले हैं उसके अंतर्गत कुछ खेत ऐसे भी हैं जो जुते हुए खेतों के रूप में मिले हैं और जिसके अंतर्गत कुछ दूरी पर यानी कि उस समय के चिन्ह ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिसके अंतर्गत एक साथ दो दो फसलें जो थी लगाई जाती थी, जिसमें चने और सरसों की फसल का अनुमान जो है लगाया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि उस समय यानी कि खेती लोगों का व्यवसाय था। बैलों से लोग खेतों में जुताई करते थे। कृषि के अनेकों उपकरण भी जो है मिले हैं, इससे हम इसका अनुमान जो है लगा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त उस समय घरों में कुछ अन्य उपकरण भी मिले हैं, जिसमें पत्थर के यानी औजार हैं, मोतियों के यानी कि तरह तरह के आभूषण मिले हैं, शंख, कंच, मिट्टी की चूड़ियाँ और तांबे की चूड़ियाँ, खिलौने, गाड़ियों के पहिए और बैल इत्यादि जो हैं, इनकी भी कुछ मूर्तियाँ और इसके अलावा सिलबट्टे इत्यादि मिले हैं। इससे ये पता लगता है कि उस समय लोग अपने जीवन में इन वस्तुओं का प्रयोग जो थे करते थे। अब हम बात करते हैं उस समय की मूर्तियों और तांबे के औजारों की। देखिए, जो कालीबंगा में अवशेष मिले, खुदाई मिली की गई, उसमें जो उपकरण मिले हैं उसमें तांबे के बने हुए बहुत से उपकरण जो हैं प्राप्त हुए हैं और उसमें विशेषकर औजार और हथियार और मूर्तियाँ जो हैं या तरह तरह के आभूषण इस तरह के मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि उस समय जो था लोग तांबे के बारे में जानते थे। अर्थात ताम्रयुगीन सभ्यता जो थी उस समय प्रारंभ जो थी हो चुकी थी। अब हम उस समय की मोहरों के बारे में अगर बात करें तो कालीबंगा की खुदाई में तरह तरह की मोहरें भी मिली हैं। अधिकांशतः मिट्टी की बनी हुई मोहरें हैं। उसके ऊपर कई तरह के यानी कि पशु जो हैं उनके चित्र जो हैं बने हुए हैं, विशेषकर बैल का चित्र और कुछ अन्य पशुओं के चित्र जो हैं बने हुए हैं। और चित्रात्मक लिपि में उसमें कुछ लेख लिखे हुए हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह दाएं से बाएं की ओर जाते हुए दिखते हैं, लेकिन उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि उसे अभी तक पढ़ा जो है नहीं जा सका। लेकिन ये जो मोहरें मिली हैं उन मोहरे के ऊपर जो यानी चित्र बने हुए हैं वो सरकंडे से यानी कि किसी पैनिक चीज़ से जो हैं वो बनाए गए हैं। इससे ये पता लगता है कि जो कालीबंगा के लोग थे वो मोहरों के बारे में जानते थे और ये आदान प्रदान के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता था और उस समय लोग जो थे उनको व्यापार इत्यादि के बारे में भी जानकारी थी। अब हम तोल के बाट की बात करते हैं कि कालीबंगा की जो खुदाई हुई है उस खुदाई के अंतर्गत कुछ पत्थर के बने हुए अलग अलग साइज के कुछ बाट मिले हैं और कुछ छोटे और कुछ उसमें बड़े हैं। जैसे आजकल तोल के लिए अलग अलग बाट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उस समय के लोग भी जो थे उन्होंने अलग अलग साइज के ये बाट बना रखे थे और उनसे वस्तुओं को तोलते थे और व्यापार में इसका इस्तेमाल जो था किया जाता था। अब हम कालीबंगा के भवन निर्माण शैली की बात करते हैं कि कालीबंगा के लोग जो थे वो भवन निर्माण शैली के बारे में जानते थे और उन्होंने भवन बनाने के लिए ईंटों का निर्माण करना और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कालीबंगा में जो ईंटें मिली हैं वो अलग अलग साइज की मिली हैं। कुछ ईंटों की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। कुछ ईंटें जो हैं 40 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर ऊंची हैं और कुछ ईंटें ऐसी हैं जो 30 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर ऊंची और 7.5 सेंटीमीटर जो है वो मोटाई में जो है दिखाई देती है। अर्थात इससे ये पता लगता है कि उस समय के लोग ईंटों के बारे में जानते थे और वो पहले कच्ची ईंटों का निर्माण करते थे, फिर उन्हें पकाया जाता था और फिर उनसे अलग अलग यानी कि भवन इत्यादि जो थे बनाए जाते थे। और कुछ ईंटें अलंकृत भी वहाँ पर मिली हैं। फर्श इत्यादि के निर्माण के लिए इनका प्रयोग जो था किया जाता था। अर्थात इससे उनकी भवन निर्माण शैली और भवन में काम आने वाली सामग्री इत्यादि के बारे में जानकारी जो है मिलती है।
और कालीबंगा की खुदाई के अंतर्गत हमें जो वस्तुएं मिली हैं उसके अंतर्गत जो मूर्तियां मिली हैं उसके अंतर्गत विशेषकर पशु पक्षियों और कुछ देवी देवताओं और कुछ मानव कृतियां जो हैं मिली हैं। और पशुओं के अंतर्गत बैल, बंदर और इसके अलावा उस समय के और तरह तरह के पशुओं की मूर्तियां हैं। और इससे पता लगता है कि वो लोग जो थे इन पशुओं के बारे में जानते थे। पशुपालन भी उनका व्यवसाय था। कृषि में बैल का अत्यधिक प्रयोग जो था किया जाता था। और मानव आकृतियों के अंतर्गत कई तरह की मानवीय आकृतियाँ यानी ये भी जो हैं मिली हैं। अब हम बर्तनों की बात करते हैं कि कालीबंगा में जो खुदाई हुई है उसमें कई तरह के बर्तन मिले हैं। उन बर्तनों में कुछ साधारण किस्म के बर्तन हैं, कुछ बर्तन जो हैं अलंकृत हैं, कुछ चित्रात्मक हैं। उन बर्तनों को देखकर पता लगता है कि उस समय यानी कुम्हार हुआ करते थे और ये बर्तनों का निर्माण करते थे और उन बर्तनों को आग के ऊपर जो था पकाया जाता था। कालीबंगा के म्यूज़ियम के अंतर्गत अभी भी कई तरह के बर्तन ठिकरों के रूप में भी मिलते हैं और कुछ बर्तन जो है जालीदार यानी कि इसके रूप में भी मिलते हैं। और वहाँ पर एक लंबोदर घड़ा भी मिला है, शायद वो अनाज रखने के लिए इन घड़ों का इस्तेमाल जो था किया जाता था। अब हम आभूषण की बात करते हैं कि कालीबंगा में तरह तरह के आभूषण मिले हैं। स्त्री और पुरुष इन आभूषणों का प्रयोग करते थे। उन आभूषणों में विशेषकर मिट्टी, कांच, सीप, शंख यानी कि तांबे इत्यादि के बने हुए यानी आभूषण जो हैं मिले हैं। और जिसके अंतर्गत बालियाँ, कंगन, चूड़ियाँ और भी तरह तरह के आभूषण जो हैं मिलते हैं। अब हम खिलौनों की बात करते हैं। कालीबंगा में जो खुदाई हुए उसमें तरह तरह के खिलौने भी मिले हैं। और उन खिलौनों के अंतर्गत जैसे हम कह सकते हैं कि पहिए हैं, बैलगाड़ियाँ हैं, या उस समय के खिलौनों के अंतर्गत सीढ़ियाँ इत्यादि भी जो हैं मिली हैं। इससे बच्चों के मनोरंजन के बारे में जानकारी मिलती है कि हर युग में बच्चों के मनोरंजन का साधन खिलौने थे। ठीक इसी प्रकार कालीबंगा में भी बच्चों के मनोरंजन के लिए इस तरह के खिलौने जो थे बनाए जाते थे। यानी उस समय खिलौनों के बारे में भी वो लोग जो थे जानते थे। धर्म संबंधी जहाँ तक बात आती है, कालीबंगा में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तरह मात्र देवी की मूर्तियाँ तो नहीं मिली, लेकिन उस समय यानी कि लोग धर्म के बारे में जानते थे, इसके प्रमाण अवश्य मिलते हैं। कालीबंगा में आयताकार, वर्ताकार, अंडाकार कई तरह की यानी कि अग्निवेदियाँ, यज्ञवेदियाँ मिली हैं। और उनमें कुछ हवन यानी कि यज्ञ की राख इत्यादि मिली है। और इसके आसपास बैल, बारहसिंगे की हड्डियाँ भी जो दिखाई देती हैं। इससे पता लगता है कि उस समय लोग यज्ञों के बारे में जानते थे, पशु बलि इत्यादि देने का प्रचलन था और लोग यज्ञ इत्यादि जो थे करते थे। कालीबंगा एक ऐसा स्थान है, पूरन सिंधु घाटी की सभ्यता में यही यज्ञों की विधि के बारे में हमें जानकारी जो है देता है। अब हम अंतिम संस्कार विधि के बारे में बात करते हैं कि कालीबंगा के लोग जो थे वो अंतिम संस्कार की विधि के बारे में भी जानते थे। और जिसके अंतर्गत दक्षिण और पश्चिम में शवों को यानी गाड़ने के लिए या अंत्येष्टि स्थल के रूप में इसका प्रयोग जो था किया जाता था। और शव विसर्जन के लिए अलग अलग जनित तरीके जो थे अपनाए जाते थे। कालीबंगा की खुदाई में 37 ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। और जिसके अंतर्गत अंत्येष्टि की विधियों में 3 प्रकार की विधियां थी। एक पूर्ण समाधिकरण की विधि, एक आंशिक समाधिकरण की विधि और एक अग्नि संस्कार की विधि थी। और जिसके अंतर्गत शव को चाहे जमीन में गाड़ा जाता था या खुले में छोड़ा जाता था या अग्नि को समर्पित किया जाता था, लेकिन उसकी अस्थियों के साथ यानी कि आवश्यक सामान जो था वो भी रख दिया जाता था। ये प्रमाणित करता है कि लोग आत्मा के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में जानते थे। उनकी धारणा थी कि जब तक आत्मा का जन्म नहीं होता तब तक यानी कि उसे इन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। इसलिए वो लोग उसके साथ आवश्यक सामान जैसे पहनने के वस्त्र, बर्तन या भोजन इत्यादि जो चीज़ें थी वो उसके साथ जो थे रख देते थे। अब हम कालीबंगा के विनाश की बात करते हैं कि कालीबंगा की जो सभ्यता
हमारे राजस्थान की एक अति प्राचीन सभ्यता थी, लेकिन समय के साथ ये सभ्यता का विनाश हुआ। ये सभ्यता कैसे इसका विनाश हुआ, इसके बारे में जो हमें प्रमाण मिलते हैं उससे हम इसका अनुमान जो है लगा सकते हैं। इसके बारे में विशेषकर दो विचार आते हैं। कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि इस सभ्यता का विनाश भूकंप के कारण हुआ, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस सभ्यता का विनाश सूखे के कारण हुआ, अर्थात सरस्वती नदी जो थी वो समय के साथ ये नदी सूख गई और यहाँ पे रहने वाले लोग इसे छोड़कर चले गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन यहाँ तक सरस्वती नदी के लोप की बात आती है, ग्रंथों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि इसका विनाश जो था वे सरस्वती नदी के लोप अर्थात सूखे के कारण भी हुआ हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। निष्कर्ष के रूप में अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि कालीबंगा की सभ्यता राजस्थान की एक बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता थी। अपने समय में एक विकसित सभ्यता के रूप में ये विकसित हुई और उस समय के लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन किया। और प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था उसके रहने का तो तरीका क्या था, वो लोग खेती के बारे में क्या जानते थे, सुरक्षा के लिए उन्होंने किस प्रकार से दुर्ग इत्यादि बना रखे थे, और इसके अलावा धर्म के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या था, इन सभी चीज़ों का प्रमाण कालीबंगा की सभ्यता से जो है मिलता है। इसलिए कालीबंगा की सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल की सभ्यताओं में एक उत्तम सभ्यता और संस्कृति के रूप में यानी माना जाता है, अर्थात इसका इतिहास में अत्यधिक महत्व जो है माना गया है। धन्यवाद।